अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम ओपन टॉक में। डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं। आज हम एक अहम सोशल इशू को लेकर बात करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे हम उर्दू में घरेलू तशद्दुद भी कहते हैं। इसका विक्टिम खवातीन अमूमन बनती है, लेकिन मर्द भी बनते हैं, लेकिन शायद वो इजहार नहीं कर पाते हैं। ये इस वक्त ट्रेंडिंग इशू है कश्मीर वैली में, और रिसेंट पास्ट की बात करें तो इसका जो ग्राफ है वो भी काफी बढ़ चुका है। और इस पर हमारे पास लॉ क्या है, लेजिस्लेशन क्या है, एक खातून या डोमेस्टिक वायलेंस का जो विक्टिम है वो कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, हमारा कानून इस पे क्या कहता है, और कैसे इस कानून को भी मिसयूज किया जाता है। और जो लोग इसका डोमेन नहीं रखते हैं वो इस पे बात करते हैं, क्या उनको बात करनी चाहिए। हमारे साथ एक अहम शख्सियत आज के प्रोग्राम में शामिल है, एडवोकेट नवीद परा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस उन्होंने दी, अपनी खिदमत अंजाम दिए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी इस वक्त ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले हम मुख्तसर साहब से जानना चाहेंगे आज के मौजू को लेकर, जो डोमेस्टिक वायलेंस पर हम बात करेंगे, आसान अल्फाज में, ताकि हमारे जो व्यूअर्स है वो ये समझ पाए कि डोमेस्टिक वायलेंस की असल डेफिनेशन क्या है, और जो विक्टिम है वो कैसे जान सके कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार या विक्टिम बन रहा हूं। बिल्कुल आपने सही बात की। एक्चुअली अगर हम देखें कि जो कि अभी की जो लेजिस्लेशन जो डोमेस्टिक वायलेंस को डील करती है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो उसमें एक डिटेल डेफिनेशन है। देखो, ये जो डेफिनेशन हमारी डोमेस्टिक वायलेंस की है, ये अभी इकोनॉमिक भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, इवन सेक्सुअल भी हो सकती है। तो अगर हम साफ लफ्जों में इस डेफिनेशन को हम एक नटशेल में डिफाइन करें, तो कोई भी एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप का कहना है, अगर हस्बैंड वाइफ या जो इन लॉज है, जो एक फैमिली में कोई भी एक वुमेन पे पैसे देने की तंगी है, उसको एक अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इमोशनल अब्यूज, गालियां, फिजिकल असॉल्ट, तो वो सारी डेफिनेशंस को अगर हम मिला के करें तो एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक पहलू बनता है, और जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में जो लेजिस्लेशन लाई है। तो टू बी प्रिसाइज, वी कैन नॉट ब्रिंग ए स्पेसिफिक डेफिनेशन टू डोमेस्टिक, क्योंकि विद द एवरी चेंजिंग सिनेरियो, हर एक केस में एक डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है उसमें एक एस्पेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। कि इमोशनल अब्यूज एक टाइप का, उसमें स्ट्रेटेजिक स्ट्रेस ट्रॉमा क्रिएट हो सकता है, वो दूसरे टाइप। सो ये डेफिनेशन बड़ी एग्जॉस्टिव है, तो इसमें बहुत सारी एम्बिट्स जो कि एक सोशल सेटअप में एक वुमेन के रिलेटेड होती है, तो वो उस डेफिनेशन को हम डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दे सकते हैं, जो एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। थोड़ा सा ये बताएं कि चूंकि 2-4 सालों के दौरान हमने देखा कि इसकी जो ग्राफ इसका है वो बढ़ रहा है, परसेंटेज इसकी बढ़ रहा है। कई आपके पास कोई डेटा होगा, या थोड़ा सा शेयर करें कि लोग आपके पास आते हैं, किस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। क्या सिर्फ ये ख्वातीन ही है जो इसका शिकार बनते हैं, या मर्द भी है लेकिन वो इजहार नहीं कर पाते हैं? देखिए, अगर हम पहले प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात करें, तो ये एक जेंडर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, ये जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन तो है नहीं। तो इस लेजिस्लेशन के हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस में जो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है वो वुमेन है। So there is no provision in it that man can be. Now because of some judicial intervention and interpretations, थोड़ा सा इसको रिलैक्स करने की कोशिश की है। Obviously मेरे पास भी बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है, जैसे आपने बोला कि ग्राफ ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ चुका है विथ रेफरेंस टू डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत सारे केसेस आते हैं इस रिलेटेड। पहले तो स्पेसिफिकली थाने इसमें डील करते थे, लेकिन जब से लेजिस्लेशन आई उसमें अब डायरेक्टली कोर्ट की इंटरफेरेंस रहती है, कोर्ट के थ्रू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है इस एक्ट के अंडर। तो इसमें बहुत सारा, थोड़ा सा मैं प्रोसीजर के बारे में आपको बोलना चाहूंगा कि इसमें एक सेक्शन 12 है, जिसमें कोई भी लेडी विच इज ए रिलेशनशिप इन ए फैमिली, हस्बैंड के खिलाफ और कोई भी इन लॉ उस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उस घर में रहे, उनके खिलाफ केस कर सकती है, और उसमें वो कुछ सीख कर सकती है। रिलीफ मतलब क्या चाहती है? एक तो जो कि कंपनसेशन मिलेगी उसको, मॉनिटरी रिलीफ मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा, इवन रेजिडेंशियल ऑर्डर मिलेगा कि उस घर में कभी कभी बहुत सारी औरतों को हस्बैंड्स ने या इन लॉज ने पोस्ट आउट कर लिया होता है उस घर से, तो उनको वो रिलीफ इसमें मिल जाते हैं एक्चुअली जो इस प्रोविजन का है। बट अगर प्रिसाइजली अभी की सिचुएशन में देखें कि इसकी हाइक क्यों है, देखो, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूट। जो ये प्रॉब्लम है, इट अराइजेस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज।
तो जो कि कश्मीर का जो सिनेरियो हो गया, स्पेशली विद इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में जो सिनेरियो हो गया है, तो बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस हो गई है मैरिजेस में। उस इंटॉलरेंस को बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कुछ आई कैन से नॉन स्टेक होल्डर्स जिनको इसकी इल्मियत नहीं है, दे एक्सप्लेन इट इन सच अ वे कि मोस्ट ऑफ द वुमेन्स, इवन बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में, ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे हैं, बहुत सारी जजमेंट्स में बहुत, इवन रिसेंटली बहुत देखा गया कि इस प्रोविजन को, जो एक्ट है 2005 का, इसको बहुत मिसयूज किया है वुमेन में एज मनी ग्रैबिंग लेजिस्लेशन की फाइनेंशियल मेंटेनेंस मिलती है। फिर जो इसमें मसला हो जाता है सबसे ज्यादा कि देखो ये एक बहुत डेलिकेट चीज है, एक शादी का जो एक ट्रस्ट है, इसमें एक ट्रस्ट और बहुत फ्लेक्सिबल चीजें, तो एक छोटी छोटी माइनर चीजें अगर हम कोर्ट में ड्रैग करें तो कोर्ट में इसको डील करने के लिए एक आई डोंट थिंक, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जुडिशियल सिस्टम में इस टाइम जो मैकेनिज्म है, कोर्ट्स और ऑलरेडी ओवरबर्डन बहुत सारे, तो ये भी जो लेजिस्लेशन ये रेगुलर कोर्ट्स में जाती है। अब जुडिशरी इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग कि थोड़े फैमिली कोर्ट्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो इनमें ये रेगुलर लिटिगेशन बन के, और इसमें थोड़ा सा प्रोसीजरल लैक्स भी हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स, लॉयर्स, बहुत सारी एक नैरो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या ये क्रिमिनल लेजिस्लेशन है कि सिविल लेजिस्लेशन है। तो इसमें अब बहुत सारी रिसेंटली कल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक बहुत अच्छी जजमेंट इस पे दी, तो ये इसमें थोड़ी सी वेगनेसेस और बहुत एब्यूज करने का स्कोप है, क्योंकि इसकी जो इंटरप्रिटेशन टाइम बाय टाइम चेंज होती है, उस वजह से मुझे लगता है कि बहुत मिसयूज हो गया कि इवन आप उन पार्टीज को इसमें रेस्पोंडेंट एक्यूज बनाते हो, जैसे कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ शादी के बाद गई हो चुकी है अपने घर, बट अनफॉर्चुनेटली ये लेजिस्लेशन उसको स्कोप देती है उसको, तो अननेसेसरी जो एक हैरेसमेंट, इसमें जो आपने सही बात कही कि मर्दों में भी देयर आर जेन्युइन केसेस, दैट्स ट्रू, बट ऑलमोस्ट आई कैन से एज पर माई डेटा जो मेरे पास केसेस है, 50 से 60% अभी डोमेस्टिक वायलेंस केसेस फ्रिवोलस क्लेम्स पे है। इवन रिसेंटली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बहुत अच्छी, आई थिंक एक साल पहले, एक जिसमें कि विक्टिम जो डोमेस्टिक वायलेंस, उस पर 10 लाख रुपए का फाइन लगा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ फेक डोमेस्टिक वायलेंस। सो आई थिंक ये है कि स्पेशली जो अब इसमें जो भी परपेट्रेटर्स विथ रिलेटेड टू जो भी लोग सोशल मीडिया पे, जैसे कि वुमेन एक्टिविस्ट है बहुत सारी, या अपने आप को बोलती है एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बायस एंड अदर थिंग्स, उनको इन सेंसिटिव एरियाज पे पहले एक होमवर्क करना है कि वी हैव टू मेक इट डेलिकेट, है कि हमें सिखाना है एक फैमिली में मर्द को भी, हस्बैंड को भी एक टॉलरेंस। आप ट्राइफल इश्यूज लेके कोर्ट नहीं जा सकते हो कि इसने मुझे जोर से बात की, तो उसको ये सोशल मीडिया का थोड़ा फेमिनिज्म का, आई डोंट से फेमिनिज्म इज अ रॉन्ग थिंग, बट दोज सम पीपल आर मिसयूजिंग इट टू प्रोपेगेट देयर इंटरेस्ट, और उससे बहुत सारा लिटिगेशन बनता है जो बनना नहीं चाहिए। बहुत ट्राइफल इश्यूज है, मतलब एक टॉलरेंस जो एक बातचीत से हल हो सकता है घर पे, तो वो क्योंकि अगर वेस्ट में देखेंगे द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज क्रम्बलिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। सो बिकॉज हमारा एक सेटअप इंडिया का और स्पेशली कश्मीर का एक, हम एक थोड़ा सा पैराडॉक्स ऑर्थोडॉक्स सेटअप में हमारी सोशल बॉन्डिंग ज्यादा है, तो उस सिनेरियो में आई थिंक कि हमारी टॉलरेंस और उन पे ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद लेजिस्लेशन को उससे मिक्सअप करके अंडरस्टैंड करें, नॉट कि एवरी लेडी कम्स कि जनाब अब मुझे कोई रिलीफ नहीं, मैं कोर्ट जाके डोमेस्टिक वायलेंस का केस करूंगी टू बार्गेन फॉर एलिमिनी। इवन डाइवोर्स पिटिशंस में वो पहले डोमेस्टिक वायलेंस, बीइंग ए लॉयर हम भी गलत है कहीं जगह, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हम गलत करते हैं बहुत जगहों पे कि अब डोमेस्टिक वायलेंस डाइवोर्स का केस है, डाल दो डोमेस्टिक वायलेंस मर्दों पे, फिर उस पे उसके मॉनिटरी रिलीफ कोर्ट दे देता है, तो उस पे वो बार्गेन करती है हाई एलिमिनी पे। तो बहुत सारे लिटिगेशन, अभी मेरा रिसेंटली करगिल का एक मैं पढ़ रहा था, वो पूरा वो डोमेस्टिक वायलेंस पिटिशन कम लग रही थी, कमर्शियली मोटिवेटेड ज्यादा लग रही थी, मेरी बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं दी। सो दीज आर वेरी ग्रे एरिया जिसपे सेंसिटाइजेशन चाहिए लॉयर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को, और बहुत सारे। और आई डोंट थिंक कि इस पे ज्यादा सोशल मीडिया पे जो हम क्रिएट करते हैं, तो इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन उस मामले में थोड़ा सा वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है कि आई थिंक अगर इसी पेस पे tempting of minor trifle issues which are not even domestic abuse. I'm not saying कि if a woman is a victim and she's a domestic abuse somewhere, he should report it, he should have a right, because it's very, but then you modify it to domestic, create a domestic violence, because आप legislation को abuse करते हो। legislation आपको scope दे रही है क्योंकि ये gender specific है, बट उस प्रोविजन को आप ऐसे गलत मत यूज करो कि जो इशू डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, आप उसको डोमेस्टिक वायलेंस बना के
ड्रैग इट इन द कोर्ट। अनफॉर्चुनेटली हमारे कोर्ट्स में बिकॉज ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इसमें प्रोविजन है कि आप 60 डेज में ये ट्रायल कंक्लूड करो, बट नहीं होता है। बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें जो मेरे पास अभी डेटा है या मेरे पास केसेस होते हैं, इसमें एक प्रोविजन है कि सेक्शन 23 में एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। दैट मींस अगर कोई विक्टिम कोर्ट जाती है बिफोर इशूइंग नोटिस टू द हस्बैंड और इन लॉ, जो कि रेस्पोंडेंट होते हैं, इसको कोर्ट ऑर्डर देता है रिलीफ, जो कि एक हक भी है, मेंटेनेंस शेयर्ड हाउस होल्ड, वो ऑर्डर पहले पास होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, कोई फॉर एग्जाम्पल विक्टिम ए ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एलिज्ड विक्टिम, आई कैन से एलिज्ड विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, उसको कोई रिलीफ मिलता है कि हस्बैंड इसको 10,000 रुपया मंथली देगा। अब क्या होता है ये, अब कोर्ट कोशिश करता है ट्रायल कंक्लूड हो, क्योंकि कोर्ट के पास एक स्टैट्यूटरी बार है 60 दिन में, ये डिले करते हैं क्योंकि ट्रायल चलाना है, इनको पैसे मिल गए 1,000, तो ट्रायल 60 दिन में कंप्लीट नहीं, जनाब विटनेस आ रहा है, आज बीमार है कल, सो देन दे बाईपास इट, क्योंकि उनके जो उनका एब्यूज प्रूव करना नहीं होता है कि मेरे साथ हुआ है। अब कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि अब ये हो गया कि मॉनिटरी रिलीफ मिल गया, पर अब मुझे लड़ना ही क्यों है। So these cases, and this creates a problem for lawyers and judiciary especially, then the victim doesn't support the trial, so that the court can reach to a just conclusion कि क्या truly demonstrate। तो उन सारों में बहुत सारे केसेस में मैन पे भी एब्यूज होता है इस हैरेसमेंट की वजह से। आई थिंक most of the time it has been abused, but there are real cases especially जहां पे truly woman के साथ abuse होता है and lot of things happen। तो साहब, चूंकि आपने बड़े जामे अंदाज में, मुदल अंदाज में इसकी वजाहत की, मुख्तसर हम जानना चाहेंगे कि जब डोमेस्टिक वायलेंस का जो विक्टिम है, जो कोई ख्वातीन विक्टिम बनती है, तो प्रोसेस क्या रहती है कि वो कैसे कोर्ट को रुजू करे? क्या पहले उसके लिए जरूरी है कि वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में या विमेन्स पुलिस स्टेशन में जाए या डायरेक्टली, और अगर उनको वकला से भी कांटेक्ट करना, इसमें क्या प्रोसेस है? देखिए अगर हम इसका प्रोसीजर जो डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत इजी है, पुलिस का कोई रोल इसमें एज डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। पुलिस का रोल है विथ रेफरेंस अगर हम क्रूअल्टी, ऑलरेडी सेक्शन 498 आईपीसी का प्रोविजन है, हैरेसमेंट होती है आउटसाइड, लेकिन क्योंकि लेजिस्लेशन को बड़ी ब्यूटीफुली इसलिए बनाए क्योंकि फैमिली के कॉरिडोर्स में होता है। सो प्रोविजन सिंपल है कि एक विक्टिम सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में खुद थ्रू वकील एप्लीकेशन कर सकती है, या गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बनाए, इसमें एक प्रोविजन है प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिनको आप अगर यहाँ पे लगे सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो सोशल वेलफेयर, वो आपके बिना पे एप्लीकेशन कोर्ट में कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी औरतें इस कंडीशन में ना हो कि वो ये भी समझे कि मेरे साथ एब्यूज हो रहा है कि नहीं, उसको पता नहीं है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी पैट्रियार्कल सेटअप में समझने या इलिटरेट है, तो उनको बड़ा प्रोसीजर इस है, वो सिंपल है कि एप्लीकेशन में कोर्ट में कर सकते हैं और उसमें कुछ रिलीफ मांग सकते हैं, मॉनेटरी, शेल्टर, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मांग सकते हैं, फिर कोर्ट उसको डिसाइड करता है एज पर दिस। तो एक सिंपल वकील के थ्रू एक पिटिशन जाती है, उसको कोर्ट 60 दिन में डिसाइड करना पड़ता है। तो ये एक प्रोसीजर है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बता दूं, फिर कोर्ट सीक करता है DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। कोर्ट एक पावर है इसी प्रोविजन में जो सेक्शन 12 में, इसमें ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्ट करता है कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर, दैट मीन जो लेडी में डिस्ट्रिक्ट में जहां वो रहती है वहां के प्रोटेक्शन ऑफिसर को मुझे एक रिपोर्ट दे दो। जैसे हम बोलेंगे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पुलिस करता है, तो उसको बोलते हैं DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो वो अपनी उसकी एक्सपर्टाइज होती है उसमें, वो इनसे बात करता है और इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी पता करता है क्या रियली डोमेस्टिक वायलेंस इस लेडी से हुआ है, दैट मींस नेबर से पता करे, इनके रिलेटिव से, तो वो एक रिपोर्ट डिटेल पहुंच जाती है फिर कोर्ट के, उस पे कोर्ट एसेटेन करता है। बट उसमें भी एक ड्रॉबैक है लीगल प्रोविजन जो मुझे लग रहा है, ये मैंडेटरी नहीं बनाया है इस लेजिस्लेशन में, बिकॉज ऑफ कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी बाइंडिंग नहीं है कि ये DIR रिपोर्ट, कोर्ट इसको मान भी सकती है ना भी मान सकती है। तो इस चीज का कभी कभी विक्टिम बहुत गलत फायदा भी उठाते हैं, इवन रेस्पोंडेंट भी बहुत गलत फायदा उठाते हैं। तो ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मेरे हिसाब से देयर इज अ नीड कि दिस शुड बी मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टेक रिकोर्स ऑन, जैसे हम क्रिमिनल केस में देखते हैं जो पुलिस रिपोर्ट हमारी 173 क्लॉज 2 में चालान जिसको आप बोलते हो रिपोर्ट होता है, तो कोर्ट उसी पे एडजुडिकेट करता है फैक्ट्स, ट्रुथ, फॉल्स, एक्विट। तो सेम थिंग जो DIR रिपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये ना तो विक्टिम बोलती है ना तो रेस्पोंडेंट बोलता है, ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स जो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर आपका है वो देता है। सो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि
इस प्रोविजन को मैंडेटरी बनाया जाए। देयर आर वेरी ग्रे एरियाज इन दिस लेजिस्लेशन, जिसके लिए मैं डेटा परसों भी चेक कर रहा था, तो इंडिया में भी बहुत सारे केसेस नो डाउट रिपोर्टिंग अब हो रही है इन केसेस की, बट आई थिंक द एप्रहेंशन, द वे डोमेस्टिक वायलेंस लेजिस्लेशन इज यूज्ड अगेंस्ट इट, आई थिंक there's a threat to the institution of marriage in coming years if it is not controlled and betterly used in a proper way without abusing the process of honorable court. पनिशमेंट क्या है इसकी? देखिए, ये तो प्योरली एक सिविल लेजिस्लेशन है। अगर इसका जेनेटिक देखें ना, जो कि इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन, ये प्योरली सिविल लेजिस्लेशन। इसमें अगर आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव हो गया एक रेस्पोंडेंट जिसमें हस्बैंड है, तो देन इज ए कंपनसेशन। जैसे सिविल केस में डिफेमेशन किसी के खिलाफ होती है तो उसमें कंपनसेशन मैकेनिज्म, हाँ, लेकिन इसमें एक क्वाज़ी क्रिमिनल एलिमेंट है, सेक्शन 31 इसमें है, जो इसमें बोलता है कि अगर आप प्रोटेक्शन वायलेट करते, दैट मींस इस वुमेन को प्रोटेक्शन आपने प्रोटेक्ट है कि मर्द इस पे ज्यादा अत्याचार फिर ना करे, उस सूरत में अगर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर की वायलेशन वर्क कर, तो उसमें अरेस्ट का भी प्रोविजन है, तो उस टाइम ये लेजिस्लेशन थोड़ा क्रिमिनल बन जाती है। बट नॉर्मली डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव करने के लिए सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन कोड, एडवोकेट कंपनसेशन, कीपिंग इन विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस अवॉइड करते हैं। अभी आप कैसे समझते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो ट्रेंड बढ़ रहा है, कितना ये मैटर ऑफ कंसर्न है इस टाइम? और क्योंकि हालांकि आपने खुद इसमें जिक्र किया, फिर भी मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं आजकल, इस तरीके की सजेशंस दे रहे हैं, हालांकि उनका ये डोमेन नहीं है। हमारा जो इसमें जो डोमेन अगर हम देखें तो जो कानून को जानते हो, या डॉक्टर्स हो, या ऐसे सोशल एक्टिविस्ट्स हो जिन्होंने इस पे काफी टाइम से काम किया हो, तो हाउ डू यू रिएक्ट? एग्जैक्टली, देखिए, अगर हम बात करें, अभी कोई पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट फॉर कैंसर चाहिए, तो उस कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही जाएगा, स्पेशलिस्ट हु नोज बेटर कि इसका ट्रीटमेंट है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सीडो एक्टिविस्ट बन चुके हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को अपने मोनेटाइजेशन पर्पस के लिए बहुत सारी चीजों को गलत रंगत दी, जो कि मैं आपको एक बात भूल गया कि जो इस लेजिस्लेशन की खूबसूरती है, इसमें एक प्रोविजन है जिसमें बोलता है काउंसलिंग। हस्बैंड वाइफ का डेलिकेट बात है, कोर्ट काउंसलिंग करे, तो दैट प्रोविजन इज टू बी यूज्ड वेरी प्रॉपरली। कि ये काउंसलिंग तो इस्लाम का भी प्रोविजन है कि अगर दो डिस्प्यूट हो, दो बंदे ला के आप पहले सेटल करो। तो मुझे लगता है कि इन्होंने मिसरेड किया है बहुत सारे जो एक्टिविस्ट विथ रेफरेंस टू दीज हैं, हु आर नॉट फ्रॉम नाइदर फ्रॉम लॉ, सोशियोलॉजी, या जो अलाइड, जो साइकोलॉजी रिलेटेड जो इसके जो बात कर सकते हैं, दे आर जस्ट, आई थिंक आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द रील्स भी देखते हैं, दे I feel they agitate it more than to settle the issues. क्योंकि level of, ये तो सबको पता है कि a marriage is an institution where a level of compromise, I'm not saying in violation of law, कि आप पे कोई मर्द अत्याचार करे या मर्द बीवी पे अत्याचार बर्दाश्त करो, no, but एक टॉलरेंस और एक बैलेंसिंग डेलिकेट बॉन्ड को बहुत अलग चीजों से टैकल कर सकते हैं। आई थिंक इस लेजिस्लेशन में बहुत स्कोप है आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, दैट मीन्स मीडिएशन, काउंसलिंग सेशंस। आज आर्बिट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है कि बहुत सारे प्रोविजन है जो प्रेफर करते हैं कि उन कोर्ट बोलता है कि आर्बिट्रेशन पे जाओ, काउंसलर अपॉइंट किए हैं फैमिली कोर्ट्स में, तो आई थिंक उन पे जाके वो एक्सपर्ट्स है इनके लिए, अगर वो इन पे बात करे, वो इनसे बात करे, तो कुछ बन सकता है, रादर देन दीज रील सोशल मीडिया पे वो बहुत इसको बढ़ाते, देयर इज अ वायलेंस अगेंस्ट अ वुमन, नो डाउट देयर इज अ ग्राफ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अ वुमन, बट इन ए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यू हैव टू टैकल इट डिफरेंटली। ऐसा ना हो कि आप इस शादी के रिश्ते को इतना तोड़ो कि खैर रेस्टोर ना हो जाए, और इसकी सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी कल बनता है वो बच्चे बनते हैं। सेपरेशन, अब आप देखो डाइवोर्स रेट इन डोमेस्टिक वायलेंस में कितनी है, अगर आप कोर्ट की पूरे इंडिया की या एनसीआरबी रिपोर्ट की असेसमेंट करेंगे, आई थिंक रफली आई कैन नॉट गिव एन आइडिया, आई थिंक 40 to 50% ऑफ दीज लिटिगेशन देन एंड इनटू डाइवोर्स, और उसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटी फिर वो बच्चे बनते हैं, फिर उनकी विजिटेशन कभी माँ के पास, और उन पे जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है उसका अंदाजा इन सीडो एक्टिविस्ट को नहीं है कि इस डेलिकेट बॉन्ड को हम आउटसाइड को, जहां पे जेन्युइन केसेस है, DIR रिपोर्ट आपको आती अगेंस्ट, यू टेक एक्शन, यू टेक ए प्रॉम्प्ट एक्शन, यू डील विथ इट, ऐसे भी केसेस है, बट आई थिंक बैलेंस बनाना जरूरी है। ऐसा ना हो कि ये जेंडर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है तो आप इसको अब्यूज करोगे कि मर्द इसमें निहत्ता है, मर्द के पास बहुत कम डिफेंस है इस चीज में, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको अब्यूज करोगे। सो आई थिंक इट इज वेरी important that we should understand, we should go to the proper
स्टेक होल्डर्स जिनको इन मामलों के बारे में पता है, मेटीरियलिस्ट कंसिडरेशंस, मॉनेटरी कंसिडरेशंस, जस्ट फॉर हाइप, फेम, वी शुड नॉट allow anybody's home or marriage to deteriorate. कहीं आप ये नहीं समझते हैं कि अवेयरनेस की जरूरत है सरकारी सतह पर, या ये काफी सारी एनजीओज यहाँ पे काम करती है, या दीनी काफी मदारिस हैं वैली में, कश्मीर वैली की बात करता हूं, ताकि इस हवाले से लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर किया जाए, और ऐसी फैमिलीज को जिनका आपने जिक्र किया कि वो जानते हुए कि मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसके बाद भी वो महसूस नहीं कर पाते। बिल्कुल, आई थिंक ये आपकी सही बात है कि इवन लेजिस्लेशंस भी इस पे बहुत से ट्रस्ट करती है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। उसमें एज जर्नलिस्ट आप लोगों का भी बहुत रोल है, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोशल वेलफेयर में इतनी स्कीम्स हैं जिनसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, या लीगल लिटरेसी हमारी होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेट करती है, लीगल एड बैक टू बैक विलेजेस में जाती है, बट दैट इज द प्रॉपर वे। देखिए फॉर एग्जांपल अभी एक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ किसी का जाके इस लेजिस्लेशन पे गांव में उन औरतों को समझाए, ऑब्वियसली जो उनके साथ बंदे हैं दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट होगा, फिजिकल असॉल्ट में जो एक्सपर्ट होगा, आप कैसे डील कर सकते हो, दैट इज द ओनली वे। डिस्पाइट प्रोपोगेटिंग इट ऑन सोशल मीडिया, आई थिंक इट इज ए मोर स्टिग्मेटाइजेशन, मतलब आप फिर उस चीज को पब्लिकली सोशल मीडिया पे इट कैन अमाउंट टू डिफेमेशन। फिर इसके कितने पहलू, वो ऑक्टोपस की तरह वो अगली टेंटेक्ल्स कितने निकलते हैं, फिर इंसान को पता नहीं चलता है कि एक प्योर मसला इसमें क्रिमिनल केस हो जाता है, इसमें क्रुअल्टी का एफआईआर हो जाता है, इसमें हैरेसमेंट का एफआईआर हो जाता है, तो देन इट टर्न्स इनटू अगली थिंग। फिर मुझे लगता है कि जो रेस्टोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है बहुत थ्रेटनिंग है, स्पेशली आई थिंक नाउ इन जम्मू कश्मीर इट्स ऑल्सो क्रम्बलिंग, बहुत सारी, दैट इज द फैक्टर कि अब टॉलरेंस लेवल बहुत कम है अब लोगों में, एंड दैट्स व्हाई यू से द डेटा इवन के व्हाई देयर इज marriageable age, almost maximum girls and boys are not even trying to marry, their age has reached to such a level where not, so because of these apprehensions and fears, so I think that there is a need of change in the legislation, it has to be made, plus the role of true stakeholders which is implied and already mentioned in this act, they can be better used as you have rightly said, the assistance of these Maulvis, Muftis, schools एट प्राइमरी लेवल। हमारे पास तो इतने प्राइमरी लेवल पे स्कूल है, आई थिंक कभी कभी गांव में 2-2 स्कूल्स होते हैं, दे कैन बी यूज्ड, वहां पे ट्रेनिंग सेशंस, इवन गवर्नमेंट इन पे बहुत फंड्स यूटिलाइज करे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं देयर, बट द प्रॉब्लम इज देन फॉलो अप। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्रॉब्लम है सिस्टम में, हमारे लोगों में फॉलो अप प्रोसीजर नहीं है, मतलब कि ये चीज कर दी, इसका फॉलो अप क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ रोड कर दी, 4 साल के बाद कंट्रैक्टर लायबल है कि नहीं वो हम भूल जाते हैं। सो दैट फॉलो अप, फीडबैक ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब नहीं है कि एक बार हो गया, इट्स ए रिपीटेड साइक्लिक एजुकेशन। इसमें आई थिंक फिर उससे भी एक वुमेन अगर कहीं वुमेन्स एब्यूज करती है और कहीं प्रॉपरली यूज करती है, तो डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग तभी होगा व्हेन यू आर अवेयरनेस एंड नॉलेज थ्रू प्रॉपर कॉरिडोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नवीद साहब, आखिर पर आपकी कोई एज ए लीगल एक्सपर्ट कोई मैसेज होगी हमारे? जी बिल्कुल, आई थिंक द मैसेज इज वेरी सिंपल एंड क्लियर कि दैट I think this legislation is a very beautiful that supports the woman, but I again suggest that this legislation should be properly used, especially by we as a lawyer or all those in the society like NGOs or social activists. They should not allow the woman to abuse it to such an extent where there is a threat to the institution of marriage with fake, frivolous claims of domestic violence. So I think otherwise it's a very beautiful legislation, and there is a lot of things we can do in it to truly prevent जेन्युइन क्लेम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो बट यही है कि अवेयरनेस प्रॉपर कॉरिडोर से मैं चाहता हूं, चाहे हमारी वुमेन हजरात है, बहनें है, माया है, जो भी मैरिड है वो ले, देन आई थिंक दैट कैन बी, उनके इंटरेस्ट तभी सर्व होंगे, तब उनके जो राइट्स वायलेशन होती है उन पे कोर्ट प्रॉपरली तभी एडजुडिकेट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट नवीद परा साहब, जिन्होंने आज बड़े मुदल्लल अंदाज से हमारे साथ गुफ्तगू की घरेलू तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज के इस टॉपिक पर, और आखिर पे उन्होंने मैसेज भी दी। अगले प्रोग्राम में एक और अहम शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे किसी और सोशल इशू पर। तब तक के लिए अल्लाह।